आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। रास्ते में कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। प्लीज सभी लोग बैठ जाइए। माननीय राज्यपाल महोदया आप सभी के बीच पधार चुकी हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगान से कृपया अपनी जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम की इस पुण्य सलीला जन्मभूमि पर सभी महानुभावों का स्वागत है। महामहिम राज्यपाल महोदया और हमारे पूज्य परम पूज्य संत रमेश भाई ओझा जी, हमारे महापौर सर, जिला पंचायत अध्यक्षा जी, रुदौली के विधायक श्री रामचंद्र जी, मिल्कीपुर के विधायक श्री पासवान सर जी, सभी मंचासीन सभी अतिथियों का जिला प्रशासन की तरफ से मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। सर, मेरा सबसे पहला निवेदन महापौर सर से रहेगा कि सर आप गवर्नर मैडम का सर सम्मान करें। माननीय मंत्री जी का सम्मान मेरे जिलाधिकारी महोदय करेंगे।
पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा जी का सम्मान सर। माननीय मंत्री जी का सम्मान जिलाधिकारी महोदय करेंगे। महापौर सर का सम्मान डीएम सर। सर जिला पंचायत अध्यक्षा जी का सम्मान मुख्य विकास अधिकारी महोदय सर। माननीय विधायक श्री रामचंद्र जी का सम्मान मुख्य विकास अधिकारी महोदय करेंगे। माननीय विधायक मिल्कीपुर जी का सम्मान मुख्य विकास अधिकारी महोदय। हेलो, सभी को सुप्रभात। मैं सुजनिका मिश्रा, बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा, और मैं मीनाक्षी पाठक, बीए थर्ड ईयर की छात्रा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। अब मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आएं और हम सभी को अपना स्वागत संबोधन प्रदान करें। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य की राज्यपाल महोदय महामहिम श्री आनंदीबेन पटेल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री रमेश भाई ओझा जी, पूज्य संत, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिसमें महापौर महोदय, जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय, हमारे विधायक रुदौली, विधायक मिल्कीपुर, आप सभी का, और साथ में आए हुए हमारी विभिन्न आंगनवाड़ी बहनें और साथ साथ विभिन्न प्रतिनिधिगण, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और महामहिम जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम जो है आज आयोजित किया जा रहा है, और इसमें विभिन्न आंगनवाड़ी हमारी कार्यकर्ती हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, और साथ साथ आंगनवाड़ी पे जाने वाली जो किट्स हैं उसका भी वितरण महामहिम द्वारा किया जाएगा। महामहिम की प्रेरणा से ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो पाया है, और मैं इस अवसर पर महामहिम महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है, और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं संचालक महोदया से कहूँगा कि आगे की कार्यक्रम का शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी रहे बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। प्रतिभागी बच्चों के नाम हैं काजल, मानसा, सृष्टि, राध्या, आशी, दिया, आयुषी, शिवानी।
अब मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की छात्रा श्री जनिका मिश्रा को विकसित भारत की संकल्पना पे उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां हर 50 मील पर रंग, मजहब और पहनावा बदल जाया करता था। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूं जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आ जाया करता था। Greetings, ladies and gentlemen. I am Shri Janika Mishra from Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya, and I am here to present my views on the topic Viksit Bharat Ki Sankalpana. As we have come a long way as a civilization, from Rigved and Samved to the world's longest written constitution, from making Pushpak Viman 4,000 years ago to making Miraj and Tejas today, from worshipping moon and Mars to stepping on moon and Mars through Chandrayaan and Mangalyaan, and we have come a long way as a civilization. Today, when I look at the topic, I found three aspects. That what is the concept for Viksit Bharat? What will be the role of the youth in the development of India? And how both of these topics will get together. As today we have surpassed China in terms of population, it becomes inevitable for us to develop health and educational infrastructure so that we can convert our population into asset rather than liability, and that day the Bharat will be transformed into the Viksit Bharat. Today in India, we have 378 million Facebook users, 112 million Microsoft users, and 98.51% of the population of India use Google as their search engine. Ladies and gentlemen, why don't we build our own Google, Apple, and Microsoft in this nation? The day India will have all of these things, the India will become technologically developed and Bharat will become the Viksit Bharat. Today, I unfortunately live in the nation where a cigarette that can kill you is sold openly. But if girl has to buy sanitary napkin, she has to hide it in the black polythene. I live in the nation where it has been 78 years ago since the white man has left our nation, but we still live in the inferiority complex where we use fairness creams to whiten our skin, to whiten our culture, to whiten our education, and to whiten the standard of our living. Ladies and gentlemen, I can wear an American shirt with a Polish pant and a German watch. But my identity, that is going to be decided by the education, such a part should be like an Indian, and that day Bharat will be transformed into the Viksit Bharat. But all these aspects should be added with another important point, which is the mental health of the people. Until and unless the mental health of the people will be developed, that day, when every Indian will be in the good mental health, Bharat will become the Viksit Bharat. And for this, we need to understand the meaning of Uddhamen hi siddhante karyani na manorathe nahi suptas singhasya praveshanti mukhe mriga. अर्थात केवल परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, इच्छाएं मात्र से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता, in that same way the development of India will be incomplete until and unless 1.48 billion people will join hands together, and that day we will able to fulfill the dream of our honorable Prime Minister, which says Viksit Bharat 2047. At the end, मैं युवाओं का आह्वान करना चाहती हूँ कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सृजनिका। अब मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्र अभिषेक श्रीवास्तव को लौह पुरुष सरदार पटेल एवं राष्ट्र एकता पे उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियों से प्रारंभ करूंगा।
गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसूतावस्था ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया, जिसने मां को द्रवित देख संकल्पता को ठाना है, बिखरे माला के मोती को एक सूत्र में लाना है, चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था, वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि अश्वमेघ का घोड़ा था। सरलता, सज्जनता, विद्वता की प्रतिमूर्ति महामहिम राज्यपाल महोदया एवं लोकतंत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, बैचलर ऑफ आर्ट, प्रथम वर्ष का छात्र, आज आपके समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राष्ट्रीय एकता पर अपने विचारों को प्रस्तुत करता हूं। विद्वज्जन, इतना सोचते ही मेरा हृदय कंपित हो जाता कि सरदार न होते तो क्या होता। आसमान को छूने वाला हमारा मस्तिष्क कश्मीर भी कहीं टूट कर गिरा होता। वहीं हमारी बलशाली भुजा जूनागढ़ किसी कपटी के कपट का साथ होती और एकता एक शब्द मात्र बन बड़े से शब्दकोश में लुप्त हो जाता और अखंड भारत का यह स्वप्न इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता। राष्ट्रीय एकता के महानायक, अद्वितीय नेतृत्वकर्ता, दृढ़ संकल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाड में हुआ। इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन अदम्य साहस व स्वाभिमान से व्यतीत किया। इनकी कार्यकुशलता व दृढ़ संकल्पता के मुरीद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से नवाजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन में दो आधार स्तंभ थे, पहला एकता व दूसरा देश की अखंडता। स्वतंत्रता के बाद देश जहां 562 से भी अधिक टुकड़ों में विभाजित था, वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न रियासतों को ना एकीकरण का कार्य किया, अपितु भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। जहां थे बिखरे टुकड़े वहीं अखंड भारत का दीप जलाया। प्रेम और कूटनीति के बल पे ही सभी रियासतों को एक करके दिखाया। रियासतों के एकीकरण के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया और शिक्षा के माध्यम से आधुनिक व परंपरागत ज्ञान से देश का आत्मविश्वास एवं गौरव भी बढ़ाया। विद्वज्जन, स्वतंत्रता के बाद 562 टुकड़ों में विभाजित हमारा भारत राष्ट्र अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों को भारतीय संघ में न मिलाया होता तो आज तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होती। किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होती। और यदि कभी अयोध्या से चलकर सेतु समुद्रम जाते हम तो बतलाओ कितने देशों के वीजा बनवाते हम। रियासतों का एकीकरण भी किया, अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनका मानना था देश में एकजुटता स्थापित करना कोई प्रशासन का कार्य नहीं, अपितु या तो एक नैतिक कार्य होता है। तभी बांध दिया जिन टूटे धागों को, एकता का संदेश था उनका। ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, भारत का गौरव उद्देश्य था उनका। वरन आज के इस वर्तमान समय में इसके प्रतिरूप हम युवा क्या कर रहे हैं? धर्म, जात, लिंग, मजहब के आधार पर बंटने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में अलगाववाद की भावना जन्म हो रही है। विद्वज्जन, उदाहरणता यह स्पष्ट है, जिस प्रकार एक उंगली किसी भी बलशाली कार्य को करने में सक्षम होती है, वहीं जब 5 उंगलियां संगठित हो जाती हैं तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य को साध्य कर लेती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा देश जब एकजुट होगा, सशक्त होगा, तो उसकी आर्थिक प्रगति होगी, शांति व स्थिरता होगी, वैश्विक मंच पर अच्छा प्रभाव होगा और हमारा देश जब एकजुट होगा तो निश्चित ही विकसित राष्ट्र होगा। अगर हम एक हैं तो 2047 स्वप्न है, 2030 की सफलता भी दूर नहीं। विद्वज्जन, अगर हमें विकसित देश की राह पर पकड़ना है, एकता के मार्ग में चलना है तो निश्चित तौर पर कठिनाइयां आनी हैं। इसीलिए हम जैसे युवाओं को वक्तव्य के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार करके जन जन को जागरूक करना होगा और यह अवश्य कहना होगा कि इस धोखे में मत रहना, ये बाग बांट दी जाएगी। इस धोखे में मत रहना, ये बाग बांट दी जाएगी। अरे जिस डाल से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। और जब जब राष्ट्रीय एकता पर कोई प्रश्न उठाएगा, इसे तोड़ने के खातिर यदि अपना कदम बढ़ाएगा, तब तब वीर सिवा राणा जैसा बघेल पैदा होगा और इस मिट्टी के कण कण से सरदार पटेल पैदा होगा। अंत की 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। अब मैं आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय को आमंत्रित करती हूं
जनपद में आईसीडीएस की सेवाओं की गुणवत्ता, उन्नयन, सीएसआर की भूमिका, चुनौतियों, समाधान आदि पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय। आज यह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महामहिम राज्यपाल महोदया, परम पूजनीय संत श्री रमेश भाई ओझा जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल कल्याण विभाग, माननीय महापौर अयोध्या, माननीय अध्यक्षा जिला पंचायत अयोध्या, माननीय विधायक रुदौली, माननीय विधायक मिल्कीपुर, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय एवं जनपद के कोने कोने से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्तीगण, आप सभी का मैं सहर्ष यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महोदय, आपके मार्गदर्शन में एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम जनपद अयोध्या के अंदर आंगनवाड़ी केंद्रों को सबल बनाने की दिशा में कई नवीन कार्य कर रहे हैं। मैम, ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि आज आपकी प्रेरणा से जनपद अयोध्या का कोई भी ऐसा आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बचा है जिसके अंदर गैस का चूल्हा और बर्तन ना हो। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। 1 माह पूर्व जनपद अयोध्या में सिर्फ 91 आंगनवाड़ी केंद्र थे जिसके अंदर आंगनवाड़ी रिसोर्स किट था। आपके संकल्प से, बैंक्स की सहायता से एवं परम पूजनीय संत रमेश भाई ओझा जी के संकल्प से आज 840 से अधिक ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिसके अंदर आंगनवाड़ी रिसोर्स किट उपलब्ध है। धीरे धीरे हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को कायाकल्पित करके रिसोर्स किट से संतृप्त कर सकें। महोदय, इसके साथ जहां एक और जनपद अयोध्या में आंगनवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, उसी ओर हम ये प्रयास भी कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका भी विकास किया जा सके। महोदय, हमने जनपद अयोध्या के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की एक स्वास्थ्य प्रोफाइल बनाने का प्रयास किया। इसके अंदर हमने सभी का बीएमआई टेस्ट कराया और सभी का हेमोग्लोबिन प्रोफाइल निकलवाया और ये देखा कि अभी भी कई ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं जो मॉडरेटली और माइल्डली अनीमिक हैं। हम मैम प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को और शनिवार को एक ऐसा सत्र आयोजित करेंगे जिसके अंदर हम उनका हेल्थ असेसमेंट करेंगे और आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट्स जिनको भी आवश्यकता है वो दी जाएंगी। एक तरफ जहां हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तीगण स्वस्थ बने, दूसरी ओर हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बेहतर ट्रेनिंग हो सके। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। मैम, हमने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का एक असेसमेंट टेस्ट कराया। 25 के स्कोर पे उनको एक प्रश्नोत्तरी दी गई और उनका एक असेसमेंट किया गया। कुछ ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां थी जिन्हें मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। ये एक पूरी ब्लॉक वाइज प्रोफाइल है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी जो टीम है आईसीडीएस की, वो आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करा रही है। लेकिन अब से प्रत्येक दूसरे बुधवार को एक इसी प्रकार का असेसमेंट टेस्ट कराएंगे मैम। ये बेंचमार्क, ये बेसलाइन असेसमेंट है। अगली बार से ऐसे कराएंगे और सेम डे जिनके भी मार्क्स कम आएंगे उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। मैम, इसके साथ जब आप पिछली बार आए थे आपने कहा था कि आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनको नए अनुभव मिलने चाहिए। हमने प्रयास किया कि उन बच्चों को अलग अलग जगहों पे ले जा करके, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का। उन्होंने अलग अलग जगह पे एक दिन पिकनिक के लिए रिजर्व किया बच्चों का। उनको पुलिस स्टेशन लेकर के गए, उनको तालाब लेके गए, उनको मंदिर लेके गए, उनको रेलवे स्टेशन के पास लेकर गए। उनको ऐसी नई नई जगह दिखाई और एक साथ दिखाई और ऐसे अनुभव दिए जो बच्चों के लिए निश्चित रूप से उनका संपूर्ण विकास करने में लाभदायक होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मैम, ये एक परिवर्तन चक्र है जिसके माध्यम से हम अपने आंगनबाड़ियों को सबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपकी प्रेरणा से, माननीय मंत्री जी के संकल्प से हम निश्चित रूप से इस चीज पे आगे बढ़ते रहेंगे। एक आखिरी चीज जिसके ऊपर आपने बार बार हमें निर्देशित किया है और हमें कार्य करने की ओर अग्रसर किया है, वो है जनपद अयोध्या के अयोध्या धाम में आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का, जिनके संकल्प से
उन 70 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। और अभी हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ भी वार्ता में है, जनपद अयोध्या के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता में है। निश्चित रूप से हम आपके इस संकल्प को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं इसी के साथ धन्यवाद देता हूं मैम, धन्यवाद। आज आप लोग को हम लेके आए हैं सुहावल की सैर कराने। चलो हम आप लोग को स्टेशन, बच्चों आप लोग को आज हम अब आएंगे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए। बिना टिकट के हम लोग ट्रेन पे सफर नहीं करते हैं। चलिए हम लोग टिकट ले लें। भैया एक टिकट जल्दी से देना ट्रेन की लखनऊ के लिए। जी कौन सी चाहिए थी? सुपर फास्ट की? सुपर फास्ट ट्रेन की टिकट चाहिए। हम लोग चलते हैं प्लेटफार्म पे, जहाँ पे ट्रेन हम लोग को चढ़ने के लिए रुकती है। चलिए और ये देखिए, इनसे मिलिए। नहीं, स्टेशन मास्टर साहब। चलिए बच्चों देखो, ये 2 झंडियाँ होती हैं ट्रेन में गाड़ी को चलाने की। पता है इसका क्या मतलब होता है? वो होता है। और इससे ऐसा रुक कर इसमें कोई गाड़ी में अगर कोई ऐसी नॉर्मल चीज होता है तो इससे गाड़ी को रोका जाता है और इससे धक्का से गाड़ी को चलाना। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए ठीक, ओके। चलो रहिए आप लोग। सब लोग हाथ जोड़ के चलिए, अब आप लोग को हम प्लेटफार्म पे ले चलेंगे। ऐसे हो जाइए आप लोग। अब ये हमारे बच्चे जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। पटरी की तरफ हमारी ट्रेन तैयार है। सुहावल से अयोध्या जाने के लिए ट्रेन चल रही है, चलने जा रही है। ये ट्रेन रुक गई ना? आप देखो ट्रेन रुक गई ना? क्यों रुकी हुई है? हाँ, हरी जले की कब देखो उधर लाल जल रही ना, देखो उधर लाल जल रही है। जब वो लाल बत्ती हरी हो जाएगी तब ट्रेन चलेगी। हाँ, वेरी गुड। पुलिस किसको पकड़ती है? क्या काम करती है पुलिस? सभी बच्चे हाथ नीचे करो। पुलिस किसको पकड़ती है? चोर को पकड़ती है। वेरी गुड। और बदमाशों को भी पकड़ती है। पुलिस किस लिए होती है? सबकी सुरक्षा के लिए होती है। पुलिस से डरता तो नहीं है कोई? कोई नहीं डरता ना, लेकिन नहीं डरना चाहिए। जोर से बताइए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। तो पानी है, मछलियाँ भी है ना। मछलियाँ कैसे तैरती हैं? बताओ मछली कैसे तैरती है? मछली कैसे तैरती है? अब बता दो, कोई इस पर आप लोगों को पोइम आता है? सुना दो, चलो हाथ करके सुनाओ सब लोग पोइम। तालाब है ना? और तालाब में क्या है? पहले तो तालाब में क्या चीज
हनुमान जी भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त थे। ठीक है, जानते हो ना? सच्चे भक्त थे और माता सीता को संदेश पहुंचाया करते थे। जब रावण ने माता सीता को हरण करके ले गए थे तो वहाँ क्या पहुंचाते थे हनुमान जी? संदेश पहुंचाया करते थे। नदी है और नदी के अंदर क्या है? नाव। कितना अच्छा लग रहा है ना नदी के पास आप लोग को? अच्छा लग रहा है। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि नदी में क्या क्या रहता है? मछली रहती है और सबको मिलेगा। ये थोड़ा केला भी पूछ लो, केला भी पूछ लो। केला 60 रुपये दर्जन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय मंत्री महिला एवं बाल विकास। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ऐसे आदरणीय ओझा जी जो बच्चों के लिए पूरे देश में कार्य कर रहे हैं और उनको अपने ज्ञान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जो अभी विकसित भारत की बात आई थी उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। हमारी बहुत ही सेवा भावी, बच्चों की माँ जैसी, बच्चों का ख्याल रखने वाली इस उत्तर प्रदेश की महामहिम आनंदीबाई पटेल जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। अयोध्या के महापौर बैठे हैं, आदरणीय महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बैठी हैं, मिल्कीपुर के विधायक अभी हुए हैं बैठे हैं, रुदौली के विधायक बैठे हैं और सभी मेरी आंगनबाड़ी बहन, यहाँ के सीडीओ और डीएम साहब जो अयोध्या में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, ऐसे डीएम और सीडीओ, पत्रकार बंधुओं। अभी आपने बच्चों की अनेक गतिविधियाँ देखी जो आंगनबाड़ी की हमारी बहनें बैठी हैं, ये इन्हें कराती हैं और सही में अयोध्या में रह के इन बच्चों को इतने छोटेपन से ही इतने आपको राम का ज्ञान दे रही हैं, उनके विषय में बता रही हैं, हनुमान जी के बारे में बता रही हैं। और अभी मैंने जो फिल्म देखी उसे देख के लगा कि वाकई जो स्वाभाविक ज्ञान है बच्चों को इसी तरह मिलता है, जो आदरणीय महामहिम जी की प्रेरणा से ये सारे कार्य डीएम साहब ने और सीडीओ ने शुरू किए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और उनसे मैंने अभी ये अपेक्षा भी की है कि आप मुझे एक डाटा दीजिए। ये सारे काम दीदी महामहिम की निर्देशन में, उनके आदेशानुसार मैं इस कार्य को पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो सीखें, उनके लिए भी मैं चाहती हूँ कि ये सारे कार्य सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे हों। आंगनबाड़ी बहनों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी मेहनत, इतनी लगन से इन बच्चों को आप इनके विकास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। आप सही में जैसे हमारे
मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप यशोदा माँ हैं, उसका पूरा पार्ट प्ले कर रही हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका सपना है कि विकसित भारत 2047 तक कैसे बने, अगर आपका इसी तरह सहयोग और सेवा समर्पण रहा तो जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, मैं समझती हूँ वो जरूर पूरा होगा। विकसित भारत का जो सपना है, आप इन बच्चों की इतनी सुंदर नींव रख रही हैं, ये आगे चल के एक विकसित भारत के एक बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे, जो इस देश की हिस्सेदारी में अपनी पूरी भागीदारी करेंगे। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप बच्चों को इसी तरह ज्ञान बांटती रहिए, उन्हें जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होनी चाहिए उसका भी आप जो कर रही हैं समाधान, वो भी एक बड़ी बात है। इसके साथ अभी मैं इसको पढ़ रही थी, तो अभी तो आपको दीदी को सुनना है, मैं बस 2-3 बातें करके अपनी बात ख़त्म करूँगी। किस तरह आज यहाँ हम नई आंगनबाड़ी जो बनी है, हमारी बहनें, उनको नियुक्ति पत्र बटेंगे, उनको बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा जो हर आंगनबाड़ी तक बर्तन पहुंचाने का कार्य, नहीं तो बहुत सारे दीदी सही में बच्चों को नॉन लोकेटेड जो होती हैं हमारे आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ भोजन नहीं मिल पाता है, पर अयोध्या श्री राम की कृपा से यहाँ हर बच्चे, हर आंगनबाड़ी केंद्र पे उन बच्चों को भोजन मिलेगा। उनके भी बर्तन वितरित हो रहे हैं, गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और इसके साथ ही खाना बनाने के बर्तन दिए जा रहे हैं। 5 इंसीनेटर का भी वितरण है यहाँ पे अभी। तो वैसे तो सभी होगा, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप में दिया जाएगा। लेकिन मैं महामहिम जी का जितना आभार व्यक्त करूं, मुझे लगता है कम है कि वो हमारी आंगनवाड़ी केंद्रों को संभालने में, उनको और अच्छा करने में, उनको विकसित करने में, हर बच्चे को उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके ज्ञान का भी बढ़ावा हो, आप इसकी आप चिंता कर रही हैं। आप सही में नवरात्रे आ रहे हैं, मैं तो आपको देवी माँ की वो दूंगी कि आप देवी माँ जैसा काम कर रही हैं कि कोई बच्चा हमारा भूखा नहीं रहे, कोई बच्चा बीमार नहीं हो, और निरंतर ये प्रगति की ओर बढ़ें। आंगनबाड़ी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीएम और सीडीओ को पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आप इतना अच्छा काम अयोध्या में कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे, और हमारे और जिलों के भी आंगनबाड़ी केंद्र इसी तरह विकसित होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज सभी महानुभावों द्वारा 251 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट्स का वितरण किया जाएगा। 11 आंगनबाड़ी केंद्र को मंच पर, शेष 240 को कार्यक्रम समापन के पश्चात उनकी सामग्री संबंधित सीडीपीओ कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। अब मैं सभी महानुभावों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वह प्री स्कूल किट्स का वितरण करें। श्रीमती शिरीन जी, रेतिया 4। श्रीमती आरती जी, रिकाबगंज 2। श्रीमती प्रीति जी, चौक 2। श्रीमती नमिता जी, मोतीबाग 2। श्रीमती नुजहत जी, दिल्ली दरवाजा 1। श्रीमती दिनेश कुमारी जी, आदिलपुर 1। श्रीमती अमरावती जी, परसपुर 17 1। श्रीमती तारावती जी, आदिलपुर 3। श्रीमती उमा रानी जी, मुकीमपुर 7। श्रीमती सरोज जी, सेमरा। श्रीमती पूनम सिंह जी, पलिया लोहानी 3।
अब सभी महानुभावों द्वारा 144 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसमें से 11 को मंच पर, शेष 133 को मंच के नीचे विभागीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी श्रीमती लीलावती जी खपड़ाडीह तारुन, श्रीमती प्रतिमा जी रामदासपुर तारुन, श्रीमती रीमा यादव जी मिर्जापुर मसौधा, सुश्री रूबी शर्मा जी माधवपुर 1 मसौधा, सुगम भारती जी मधुपुर मसौधा, श्रीमती दिव्या मिश्रा जी रायपुर प्रथम मसौधा, कोमल पांडे जी हैंसा पूरा बाजार, श्रीमती खुशबू जी कादीपुर पूरा बाजार, श्रीमती सुशीला देवी जी पूरा बाजार, श्रीमती बीनू यादव जी सनेथू पूरा बाजार, श्रीमती नंदिनी सिंह जी लखौरी सुहावल। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहिए। अब सभी महानुभावों द्वारा 338 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को गैस कनेक्शन वितरण किया जाएगा, जिसमें से 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मंच पर, शेष 327 को ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराया जाएगा। श्रीमती शकुंतला देवी जी अमानीगंज 2, श्रीमती सोनिका जी अमानीगंज 1, श्रीमती बबीता साहू जी अमानीगंज 3, श्रीमती माया श्रीवास्तव जी झारखंड 4, श्रीमती माला कुमारी जी झारखंडी 1, श्रीमती पूनम शुक्ला जी राठ हवेली 1, श्रीमती सुमन गुप्ता जी हैदरगंज 3, श्रीमती ममता जी रिकाबगंज 4, श्रीमती सविता यादव जी हासापुर, श्रीमती जनक नंदिनी जी सरियावा, श्रीमती अनीता निषाद जी सरियावा। अगर किसी का नियुक्ति पत्र बदल गया हो तो यहां आकर इन्फॉर्म कर दीजिए। अब सभी महानुभावों द्वारा 338 नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने हेतु बर्तनों का प्रतीकात्मक वितरण किया जाएगा, जिसमें से 5 केंद्रों को मंच पर, शेष 333 केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण कराया जाएगा। इन सभी की प्रदर्शनियां बाहर लगी हुई हैं। श्रीमती सरिता सोनकर जी नियावा 1, श्रीमती पद्मा जी दाल मंडी 1, श्रीमती सुमन देवी जी रेतिया 1, श्रीमती लीलावती जी जनौरा 1, श्रीमती मंजुलता जी कंधारी बाजार 1। अब 4 इंसिनेटर का वितरण किया जाएगा, जिसमें से 4 को मंच पर और 338 को चारों का नाम है शशि अर्चना सिंह जी, आरती सविता यादव जी, किरण कुसुम जी, अंशिका वंदना यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 4 बालकों को लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। अमन जी, अभिषेक सिंह जी, सर्वेशी साहू, निहाल जी। इसके बाद आप डीपीआरओ सर और छाया आप लोग यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं। इसके बाद सर
ये उत्कृष्ट कार्य के लिए और आंगनबाड़ी केंद्रों को कायाकल्प में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्री स्कूल किट्स उपलब्ध कराने के लिए DPRO सर अविनाश कुमार जी को प्रशस्ति पत्र। रुको भी। इसके बाद सृजनका और मीनाक्षी उत्कृष्ट मंच संचालन के लिए, जो आज का मंच संचालन सृजनका और मीनाक्षी की तरफ से रहा है, ये इनके लिए प्रशस्ति पत्र है महोदया की तरफ से, राज्यपाल महोदया की तरफ से। ये मीनाक्षी पांडे और रवि श्रीवास्तव 2 बाल विकास पदाधिकारी जिन्होंने इस पूरी संकल्पना को आयाम दिया। जयप्रकाश सिंह जी, सुपरवाइजर मुख्य सेविका विनीता, संगीता, नीलम और सुनीता आ जाएं। विनीता, सुनीता, संगीता, चलिए। हाँ, विनीता, संगीता, नीलम, सुनीता क्रम से। चलो। छाया मिश्रा, इसके बाद नहीं, छाया अभी नहीं, आप इसके बाद आप छाया। बाकी सारी कार्यकर्तियां जो साथ हैं वो निकल आए अपने लाइन से। अनुरीता, नीता, कमलेश, रीता, शैल, कुमारी, चंदा, वंदना, कुसुमलता और प्रभावती, सभी लोगों ने एक्सरसाइज किया है कल। जल्दी आए। चलिए। हाँ हाँ, और कोई इसके बाद? नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय राज्यपाल महोदया। ये नहीं चलता। कैसा लगा? अच्छा लगा बोलिए। कैसा लगा? हमारे बीच एक ऐसे संत उपस्थित है जो शिक्षा क्षेत्र से साथ सालों से जुड़ा हुआ है और शिक्षा में भी सबसे ज़्यादा बच्चियों की शिक्षा हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। भारत भर में जो अटल आवासीय शालाएं चलती है, इसमें बड़ा योगदान कथा के माध्यम से वो दे रहे हैं मित्रों। आज कथा समाप्त करके वो दिल्ली जा रहे हैं। इस बीच में उसने हमारे लिए समय निकाला है। उनको हम प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि हम ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हम भारत के भविष्य को अच्छी तरह से बनाए मित्रों। और दिल्ली में जो आयोजन हो रहा है कथा का, वो कथा भी अटल आवासीय योजना जो स्कूल बन रही है, इसके निर्माण के लिए एक कथा करने जा रहे हैं। ऐसे पूज्य संत रमेश भाई ओझा हमारे बीच में है और मैं तो सालों से बहुत नज़दीक से उनका काम देखा है। जो भी कथा वगैरह होती है, इसमें भी ज़्यादातर बात शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इसमें बहुत ही जोर देते हैं मित्रों। तो मैं प्रणाम करती हूँ, हमारे बीच में समय लेकर आप आए हैं।
आज का जो कार्यक्रम हुआ हमारे छोटे छोटे बच्चों ने किया, और ऐसे बच्चों को तैयार करना ये बहुत ही कठिन होता है, हम लोग जानते हैं मित्रों। जो सुझाव दिया वो सुझाव आपने फल प्राप्त कर दिया, करवा दिया, सुझाव के हिसाब से काम करवा दिया मित्रों। जो हमारी एक बेटी ने विकसित भारत पर प्रवचन दिया मित्रों, जो हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भी चाहते हैं, और हम सब लोग चाहते हैं कि भारत विकसित बने, कौन नहीं चाहता है। यही हमारी होनहार बेटियां हैं, उसको भी हमें आगे ले जाना है मित्रों। बेटियां विकसित होगी, पढ़ी लिखी होगी, संस्कारी होगी, हमारी परंपराओं को अच्छे तरह से वो जानती होगी कि इससे पीछे लक्ष्य क्या है। हमें हमारा परिवार भी संभालना है और साथ में जो काम करना है वो भी करना है। जो काम हम करते हैं उसको भी अच्छी तरह से करना है, और घर हमारा परिवार को भी अच्छी तरह से संभालना है। ऐसी डबल ड्यूटी हमारी महिलाएं कर रही है मित्रों। दूसरा, हमारे एक बेटा क्या बोला है वो सरदार पटेल के साहब के बारे में, जो जुनून था, जो एक्सप्रेशन था, जो शब्दों का चयन किया हुआ था, ये हमें रुमाटे खड़े कर देते थे मित्रों। और ऐसे 500 से भी ज्यादा रजवाड़ाओं को एक करना और भारत को अखंड बनाना बहुत ही कठिन काम था मित्रों। फिर भी जब हम संकल्प करते हैं कि ये करके ही रहना है, तब ये काम हो ही जाता है मित्रों, हो ही जाता है। और आज हम लोग अखंड भारत में जी रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं मित्रों। तो ऐसे हमारे होनहार बच्चे, छात्र हो, छात्रा हो, छोटे बच्चे हो, ये सभी ये काम कर रहे हैं मित्रों। आज पिछले 3-4 दिन से ऐसे ऐसे कार्यक्रम मेरे चलते रहते हैं, और वहाँ के डीएम, वहाँ के सीडीओ, वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी सब पूरे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सतत परिश्रम कर रहे हैं मित्रों। समाज के सहयोग ले रहे हैं। समाज देना चाहता है, कहाँ देना, क्या देना, कैसे देना, कौन बताएगा, ये उनको पता नहीं है। ये हमें उसको उंगली पकड़ कर ये बोलना पड़ेगा कि सर इधर आंगनवाड़ी में हमारे किट की जरूरत है। तो ये हो गया मित्र। देखो, गैस का चूल्हा, रसोई करने के लिए साधन, बिना साधन तो कैसे रसोई होगी। और हमारा संकल्प है कि सभी बच्चों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए, सभी बच्चों को अच्छा गर्म पौष्टिक आहार भी मिलना चाहिए। लेकिन कोई न कोई कारण से उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बर्तन के अभाव के कारण गर्म रसोई नहीं बनती थी। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने घरों से लेकर आती थी और खिलाती थी मित्रों। तो एक काम भी अयोध्या जनपद में आज हमारे दोनों अधिकारियों ने काम पूरा कर दिया है, और एक भी आंगनवाड़ी ऐसी नहीं होगी जहां सुबह में बच्चों को नाश्ता गरम और गरम गरम भोजन नहीं मिलेगा। आराम से खाएंगे और खेलेंगे और पढ़ेंगे। एक 3 काम करना है उसको। जो काम किए ना, इसमें भी एक्सरसाइज थी मित्रों, इसमें भी एक्सरसाइज थी। बीच में एक कार्यक्रम मैंने देखा तो इतना सुंदर योग करवाया बच्चों के पास, योग करवाया। आज पूरा विश्व योग को पकड़कर अपना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे रहा है। बीच में भी आप सबको पता है कि मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि धीरे धीरे करके हमारे बच्चे मोटे हो रहे हैं।
वजन बढ़ रहा है और वो भी 34%। 100 बच्चे को आप खड़े रखिए, इसमें से 34 ऐसे बच्चे हैं जिसका वेट उसकी उम्र हिसाब से बड़ा ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा मित्रों। और ये बच्चे सब आपके पास हैं, प्राइमरी स्कूलों में हैं। तो ये भी एक अभियान चल रहा है कि हमारे बच्चे मोटे न हो, लेकिन उसकी जो बॉडी है, हाइट है, इसके हिसाब से ऊर्जा बंधन होना चाहिए और इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मजबूताई होनी चाहिए। इस दिशा में भी भारत सरकार, राज्य सरकारें काम कर रही है मित्रों। ये हमारा दायित्व है मित्रों। बीच में मैं आई थी तो बात बात में मैंने कहा था, पिकनिक की बात करी थी कि भाई प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन आज तक आंगनवाड़ी के बच्चों को सिर्फ अंदर लाना और अंदर बिठा देना और विविध प्रकार की प्रवृत्तियां करना। लेकिन आज आपने ये काम करके दिखाया और ये वीडियो देखा हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। खेतों में ले जाइए, सब्जी बताइए, क्या पहचानते हैं हमारे बच्चे? ये मार्केट में ले गए, अच्छा हुआ। मुझे तो ये लगा कि वो उसका झुंड उठाकर भाग न जाए हमारे बच्चे के हमें खाना है। लेकिन संयम रखा, पूछा ये क्या है, ये क्या है मित्रों। तो ये हमारी मजबूरी है माता है कि हमारे बच्चे, पूछो आप क्या खा रहे हो तो क्या अच्छा लगता है, तो आलू के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। आलू आलू। अब टमाटर का आप एक्शन करवाते हो, लेकिन टमाटर कैसे होते हैं, कहाँ वो उगते हैं, ये किसको पता है? तो यही काम हमारा है। आपने इतना सुंदर काम किया तो आगे आप खेत में भी ले जाओ और जो भी आज खेत में है वो भी इसके दिखाओ। गेहूं पहचानना चाहिए कि गेहूं का छोड़ है और इसमें ऊपर जो उम्बी है, हम उम्बी बोलते हैं, इसमें गेहूं रहता है। किसान का बच्चा तो जान लेता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के बच्चों को ये पता नहीं है। आजकल मिलेट का बहुत ही प्रभाव हो रहा है। हर आंगनवाड़ी में वीक में 2-3 दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें मिलेट मिले, उस मिलेट में से बनाया हो भोजन मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें आयरन, कैल्शियम होता है। और बच्चों का जब डेवलपमेंट होता है शरीर का, तब उसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। और इसी वजह से हमारे अधिकारियों को भी मैं कहूँ कि कभी कभी भी बच्चों को मिलेट का भोजन मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार को 8 साल पूरा हुआ और 8 साल के जो कार्य किए गए, जो सेवा की गई है, इसके लिए हर जनपद में 3 दिन का जन कल्याण मेला का आयोजन हो रहा है। इधर भी पूरा हो गया है, लेकिन मुझे 2 जनपद में जाने का अवसर मिला और मुझे बहुत ही खुशी हुई। कई हमारे बच्चे, कई हमारी बेटियां और कई हमारे जन प्रतिनिधि और गांव के अनेक लोग इसमें उपस्थित रहे मित्रों। हमारे जो बेटी और जो बेटा था, वे लोगों ने जो प्रवचन दिया, देखिए सारा समाज में ये मेरी ज्ञाति, ये मेरी ज्ञाति, ये मेरी ज्ञाति हो रहा है। इसमें से हमें आने वाले हमारे बच्चों को मुक्त करवाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। घर में भी वो हो, मैरिज भी वो हो, वो ही हो, ये चल रहा है। ऊंच नीच का भेदभाव दूर करना पड़ेगा, जातिवाद का जहर दूर करना पड़ेगा। और ये जातिवाद का जहर ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे बड़े होंगे और इसके हृदय में, उसे दिल में जातिवाद नहीं होगा तो आगे जाकर वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके मन में आएगी मित्रों। और इसी वजह से ये करना पड़ता है। और राज्य सरकार, खास करे राज्य में यूनिवर्सिटियों है, वो यूनिवर्सिटी आज तक ऐसी कलेवर बना हुआ था
कि यूनिवर्सिटी में काम करो, यूनिवर्सिटी के बाहर कहीं नहीं जाना है। लेकिन मेरी सोच अलग है और इसी वजह से कई कार्यक्रम हो रहे। एक यूनिवर्सिटी को 5-7 गांव गोद लेना है और इसमें काम करना है और ये कर रहे हैं। वहाँ के बच्चों को पेंटिंग करवाओ, स्पीच करवाओ, उनको ट्रेनिंग दो, उसको विविध प्रकार के कार्यक्रम करवाओ, वो भी हो रहा है। लेकिन ये जो बेटियों के लिए मैंने काम शुरू किया इसमें, क्योंकि मैं घूमती रहती हूँ, मुझे पता चलता है क्या क्या हो रहा है और कहा कितना जहर हमारे यहाँ भरा हुआ है। और इसी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी और इसके साथ संबंधित कॉलेज, ये सबको मैंने आदेश किया कि आपको 5 स्पीच करवानी है, 5 प्रकार की पेंटिंग वगैरह करवाना है, ड्रामा करवाना है इस पर। ऐसे करके वे लोगों को इसमें जोड़ा और ये कंपटीशन करते 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 सबकी कंपटीशन हो गई। इसमें से 28 बच्चों को तय किया, निश्चित किया और सब 28 बच्चों को मैंने राजभवन में बुलाया और राजभवन में दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसे स्पीच दिलवाई। मित्रों, मैं खुद इसमें उपस्थित रही थी क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है। मित्रों, क्या चाहते हैं हमारे पास बच्चे उस। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे आए वे लोगों को हम लोगों ने सम्मान किया और फिर ये जो कार्यक्रम हो रहा था 8 साल का, इसमें मैंने बच्चों को जोड़ा कि आप आइए और ये विषय सबके सामने रखिए। सोचे तो समाज कि ये हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास ये अपेक्षा करते हैं कि छोड़ो ये सब बात, देश के लिए चिंता करो, देश को विकसित बनाने के लिए चिंता करो, सभी बच्चे पढ़े इसके लिए चिंता करो, सभी समाज स्वस्थ हो इसके लिए चिंता करो, हर घर को पानी मिले, शुद्ध पीने का पानी, इसके लिए प्रयास करो, हर खेत को पानी मिले जिसकी वजह से किसान अपनी फसल उगाए और पूरे विश्व को धन पहुंचाए। मित्रों, हर कारीगर वो ही काम करता रहता है जो इसके पास टैलेंट है, इसका उपयोग करके घर बनाए, स्कूल बनाए, रोड बनाए, सब में अपना दिल लगाकर काम कर रहे हैं। मित्रों, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो देश के हित में काम न करता हो। मित्रों, लेकिन कोई ऐसा लोग बीच में आ जाते हैं कि उसकी जो गति है वो गति रोक लेते हैं या तो गति धीमी कर देते हैं। मित्रों, ये बुराई को हमें नष्ट करना है और इसी वजह से जरूरी है कि हम सब ऐसे ऐसे कार्यक्रम लेके हर घर तक पहुंचे और हर घर समझे ये काम करने की जरूरत है। और एक काम, नशा। क्या है नशा? क्यों नशा हमारा समाज करता है? नुकसान किसको है? परिवार नष्ट हो जाता है। बेटा बेटी चाहते कि मुझे मेडिकल में पढ़ना है, लेकिन पैसे नशा में चला गया, लेकिन उसकी पढ़ाई में नहीं जाता है। और इसी वजह से एक सब्जेक्ट भी था, नशा बंद करो, बाल विवाह बंद करो और दहेज प्रथा बंद करो। अब इतनी सुंदर हमारी लड़कियां संचालन कर रही थी और वो बोल रही थी, ऐसे हमारी लड़कियों का जब विवाह की शुरुआत होती है और बाद में जो होता है कितना कष्ट हमें होता है। मित्रों, बहनों, मैं यही कहूंगी आप सबको 2 बात। एक बात, आपकी बेटी को जब भी आप विवाह करो तब संकल्प करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न सिर्फ बेटी की सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, और घर में जो बहू आए उसको संभाल के रखिए, बेटी की तरह रखिए, यही हमारी संकल्पना होनी चाहिए। और वो आप करोगे ना तो इसका असर, उसका भाव आपके छोटे छोटे बच्चों में जाएगा। मित्रों, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सब पहुंचेगा। और दूसरा, ये अभियान भी चल रहा है मित्रों,
और मैं फिर से हमारे सीडीओ और डीएम को कहती हूं कि 9 से 14 साल की उम्र की बेटियों को एचपीवी वैक्सीन दिलवा दीजिए और इसमें भी पब्लिक को जोड़िए मित्रों। अभी हम लोगों ने कार्यक्रम गोरखपुर में करवाया। यूनिवर्सिटी में जो एल्यूमिनाई है, जो पहले पढ़े और आज देश भर में विश्व भर में कोई न कोई स्थान पर रहकर अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जोड़ा और उनके सामने विषय रखा कि हमें हमारी बेटियों को कैंसर में से मुक्त करवाना है और वैक्सीन चाहिए। अब एक वैक्सीन का 1200 रुपया होता है और 2 वैक्सीन देनी पड़ती है तो 2400-2500 रुपया हुआ। इतनी बात में 2000 बच्चियों को वैक्सीन दिलवाने के लिए लोग लाइन में खड़े हो गए और कहा कि मैं 2 बच्चियों को दिलवा दूंगा, मैं 10 बच्चियों के लिए पैसा दे दूंगा, मैं 20 बच्चियों के लिए पैसा दे दूंगा और 2000 बच्चियों को वैक्सीन दे दी, जिसमें मैं उपस्थित थी मित्रों। तो ये समाज है मित्रों। इसी वजह से मैंने शुरुआत में कहा, देना चाहते हैं, कहाँ दे, क्या दे, क्यों दे, कैसे दे, किसकी जरूरत है, ये सब पता नहीं होता है क्योंकि अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं। ये भी एक काम हो सकता है मित्रों। और पूरे उत्तर प्रदेश में और गुजरात में मैं मानती हूँ कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा बेटियों को हम लोगों ने वैक्सीन दिलवा दी है। सेफ है हमारी, कोई कैंसर, सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा मित्रों। अब सबसे ज़्यादा कैंसर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को है। जरा आंकड़ा देख लीजिए, सब आंकड़ा देखिए मित्रों। और इसी वजह से वो काम भी सिंसियरली हम लोगों को करना चाहिए, सब लोगों को जोड़ना चाहिए, आशीर्वाद उनका मिले इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, आपकी बेटी है घर में, 9 से 14 साल की बेटी आपके घर में है, इसकी चिंता विवाह की मत करिए, वो तो हो जाएगा, इसका नसीब में है ही, लेकिन वो एक स्वस्थ जीवन जिए, वही चिंता हम करें। तो आप भी अपने घर में जाकर, आपके घर में 9 से 14 साल की बेटी है तो 2 वैक्सीन का खर्च उठाइए और बेटियों को वैक्सीन दे दीजिए। यही आज के लिए मेरा शुभ संदेश है मित्रों। आप आए, हमें रमेश भाई को सुनना है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस सब कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभदरन्तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं
पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्ददं। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आज के इस प्रसंग में उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, आदरणीय महापौर अयोध्या, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षा, माननीय विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, अयोध्या जनपद के माननीय अधिकारीगण, विशेष करके इस विभाग से संबंधित सभी जिन्होंने खूब परिश्रम किया है, ऐसे सभी अधिकारी, उपस्थित गणमान्य अतिथि और बड़ी ममता से भरी, प्यार से भरी आप सभी आंगनवाड़ी की दीदियां और हमारे प्यारे प्यारे देश का उज्जवल भविष्य हमारे बच्चे, मीडिया कर्मी और सभी श्रमिक, ये हमारा एक परिवार है। इस सृष्टि पर आप अकेले नहीं हैं और अकेले रह भी नहीं सकते। घर से सभी लोग बाहर गए हो और घर में अकेला रहना पड़ जाए 4-5 दिन, नानी याद आ जाती है कि वो होती तो समय से खाना पकाकर खिलाती प्यार से, वो होती तो चाय पिलाती, वो होती तो जगाती, वो होती दुलारती। सब कुछ होते हुए भी, वो सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध रहते भी, यदि आप घर में अकेले हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। वैदिक साहित्य के अनुसार यदि मैं कहूं तो स्वयं ईश्वर को भी अकेले रहना अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, इस संकल्प के साथ उस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, ऐसा वर्णन है। तो हम सभी एक परिवार है। यहां वैयक्तिक स्वतंत्रता का हमने इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। हम परिवार के लिए जीते हैं, हम समाज के लिए जीते हैं, हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, हम मानवता के लिए जीते हैं। और इस तरह से, इस संकल्प के साथ और इस भावना के साथ जब हम जीते हैं, उसी में हमारा विकास निहित है। अकेले आप बढ़े, अकेले आप पनपे तो वो विकास नहीं है। समाज का उत्थान हो, राष्ट्र का विकास हो, मानवता, इंसानियत वो खिले और विश्व एक सुंदर प्लेनेट बन जाए जो रहने लायक हो। और इसलिए हमारे ऋषियों ने रामायण हो, भागवत हो, भगवत गीता हो, उपनिषद हो, या विश्व के सभी धर्म के महानुभावों ने कुछ बातें बताई है। मैं कहा करता हूं कथाओं में कि मानव समुदाय बुद्धिमान बहुत है, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर जितने भी प्राणी संज्ञा वाले जीव हैं, उन सब में सबसे बुद्धिमान मनुष्य। और बुद्धिमान होने के कारण
वो इस धरती का भूषण भी बन सकता है और धरती के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह प्राणी भी सिद्ध हो सकता है। जो जितना बुद्धिमान है उसको उतना ही निग्रह की भी जरूरत पड़ती है और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। इस बुद्धिमान मानव समुदाय को कंट्रोल करने के लिए 3 व्यवस्थाएं बनाई है। एक का नाम है राज्य व्यवस्था, दूसरी है समाज व्यवस्था और तीसरी है धर्म व्यवस्था। ये 3 मिलकर के मानव समुदाय को सुनियंत्रित करते हैं, सुनियोजित करते हैं और सामूहिक समाज को सुनिश्चित, सामूहिक उत्कर्ष को, सामूहिक प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। अब लोगों को पता होगा कि गायत्री मंत्र जब बोलते हैं सनातन हिंदू परंपरा में, वो सभी वेदों का सार माना जाता है और उसमें भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि शब्द आता है। ये धीमहि शब्द बहुवचन में है, इट्स प्लूरल नॉट सिंगुलर। मतलब हम सभी ध्यान करते हैं। मैं अकेले एकांत में बैठ करके भी यदि जप कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तो कहूंगा तो ये कि हम सभी ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, नः यानी हमारी, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करिए, प्रेरित करिए, ऐसा नहीं। नः धियः, हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, हे परम सत्ता हमें प्रेरित करिए। देखा जाए तो यदि संकीर्णता की दृष्टि से कोई सोचे तो बात अलग है, अदरवाइज दिस इज यूनिवर्सल मंत्र। उसमें कोई संकीर्णता आपको नजर नहीं आएगी। तत्सवितुः वरेण्यम, हम उस सविता देव के श्रेष्ठ तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। दुनिया के सभी धर्मों ने उस परम सत्ता को, जिसको अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, वाहे गुरु कहो, जिस भी नाम से पुकारो, प्रकाशमय माना है। वो प्रकाशमय है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इस तरह से भगवत गीता में भगवान ने बताया। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। उपनिषदों ने बताया। तो वह सविता देव, सविता का अर्थ है जो अनंतानंत ब्रह्मांडों का प्रसविता है, यानी सबको उत्पन्न करने वाला, सब अनंतानंद ब्रह्मांडों को चलाने वाला, ऐसी कोई शक्ति है। हम उस शक्ति का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, मेरी बुद्धि को नहीं। धियो यो नः, हमारी बुद्धि को। तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं। उस मानव समुदाय को जिसको सुनियंत्रित करने की जिम्मेदारी राज्य संस्था और राज्य के कानून है, कानून लादा जाता है, मैंडेटरी होता है। दूसरी है समाज संस्था, समाज के रीति रिवाज है, अपनी परंपराएं हैं, उसको मानना होता है, नहीं तो समाज से आदमी बहिष्कृत हो जाता है। बड़े भी हमको समझाते हैं कि समाज में रहना है बेटा तो समाज के नीति नियमों को, रीति रिवाजों को मानना होगा और मानना चाहिए। और तीसरी बात है धर्म। धर्म के क्षेत्र में पाप और पुण्य है, डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्म स्वीकार करने की चीज है। तो ये 3 मिलकर के मानव समुदाय को सुव्यवस्थित रखते हैं। लेकिन जब वो मानव समुदाय, वो हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, इस दुनिया में हम लाए हैं उन्हें, तो लाने वाले माता पिता की कुछ जिम्मेदारी है। जिस परिवार में वे बच्चे पैदा हुए हैं उस परिवार की जिम्मेदारी है। जिस समाज का वो अंग है उस समाज की भी जिम्मेदारी है। और जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में ये बच्चे पल बढ़ रहे हैं उस राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। और ये सामूहिक जो हमारी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हमने सोची है। सबसे पहले बालक में, बच्चों में जो संस्कार आता है
वो मां के माध्यम से आता है। जिस मां के पेट में रहा है वो 9 मास पर्यंत, ये तो सुविदित तथ्य है कि मां जो सोचती है, मां जो सुनती है, मां जो देखती है, उसका प्रभाव उसके उदरस्थ शिशु पर पड़ता है। मां की कोख से ही संस्कार आते हैं। इसलिए किसी ने बहुत ठीक कहा कि मां की गोद विश्व की सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी। इसलिए एक मां की सबसे पहले जिम्मेदारी, और इस सभागार में, इस फंक्शन में, संसद में तो हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, वो विधायक नए संसद भवन में पारित भी कर दिया गया और आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको धरती पर भी हम उतारेंगे। लेकिन लोकसभा में या राज्यसभा में वो दृश्य जब देखने को मिलेगा तब मिलेगा। ये वाली सभा में ये जो मातृशक्ति का यहाँ पर मंच पर और नीचे सब जगह जो प्रभाव है, जब तक एक मां संस्कारी है, जब तक एक मां मूल्यों में श्रद्धा रखती है, जब तक एक माता जो परिवार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है जिसने, वो जब तक सुव्यवस्थित है, वो जब तक संभली हुई है, तब तक समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुरुआत मां की कोख से होती है, मां के उदर से होती है, मां की गोद से होती है। और दूसरा जो स्टेप है बच्चों में संस्कार सिंचन का, वो है परिवार। परिवार का वातावरण कैसा है। और तीसरे नंबर पर गुरुकुल आता है, यानी हमारी विद्या संस्थाएं आंगनवाड़ी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जो शिक्षा की यात्रा करता है बालक, वो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की। और फिर चौथी जो संस्था है संस्कार सिंचन की, इसी विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था ना पहले, शिक्षा मंत्रालय को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से हम जानते थे। तो ये विकास की जो यात्रा है उसमें चौथे पड़ाव पर जो उसकी फाइन ट्यूनिंग होती है, वो करने की जिम्मेदारी होती है व्यासपीठों की, यारी हम लोगों की, कि उनमें ये संस्कार, उन मूल्यों की प्रतिष्ठा की जाए जो उनको एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए। पौधा जब छोटा होता है, अभी अभी बीज अंकुरित हुआ है, अभी अभी पौधा बढ़ रहा है, उसके विकास की यात्रा का प्रारंभ हो रहा है, तब सबसे ज्यादा उसकी सुरक्षा और उसके पोषण को सुनिश्चित करने की जरूरत पड़ती है। जब पेड़ हो जाए पौधा विकास के बाद, तब तो वो आपको छाया देगा, वो आपको फल देगा, वो अपने पत्तों जड़ों के द्वारा औषधीय गुण जो होते हैं उसमें, तो आपका इलाज भी करेगा। नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसा कहते हैं। कोई मूल, कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो। लेकिन पौधे से पेड़ तक की वो जो यात्रा है, उसमें सबसे ज्यादा उस यात्रा का प्रारंभ जहां से हो रहा है, वो बाल वाटिका हो, वो आंगनवाड़ी हो, या उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, उसमें सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देने की और सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। हमारी आदरणीय महोदया महामहिम राज्यपाल जब हमारे गुजरात में मुख्यमंत्री थीं और एजुकेशन मंत्रालय को भी आपने संभाला, मैंने कहीं कहा था कि यदि मेरी चले तो मैं प्राइमरी तक तो महिलाओं को ही शिक्षक के रूप में नियुक्त करूं, क्योंकि उन बच्चों को न केवल सीखने की जरूरत पड़ती है,
प्राइमरी में। अच्छा, रिजर्वेशन ये किया गया, फिर भी बिना रिजर्वेशन के भी 70% है। ये कितना अच्छा ये खबर है, ये समाचार है, और बहुत अच्छा काम हो रहा, क्योंकि बच्चे को उस समय मां का प्यार भी चाहिए होता है। श्री कृष्ण और बलदाव जब पहली बार स्कूल में दाखिला लिए डीएम साहब, तो वो 11 वर्ष के बाद, तब तक तो स्कूल गए ही नहीं थे, गाय चराई। भगवान राम, हम अयोध्या में बैठे हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, भरत जी जब गुरुगृह गए, वशिष्ठ जी ट्यूशन देने के लिए नहीं आते थे महल में। इनको महल छोड़ करके गुरुकुल जाना पड़ा। महाराज सम्राट दशरथ जी ने अपने बच्चों को वहां भेजा। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, वो अल्प काल विद्या सब पाई। और इस तरह से वो विद्या प्राप्त करी। इतना सुंदर वहां पर भाव। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने वाले, क्योंकि हम यहाँ विश्वविद्यालय में बैठे हैं, तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने वाले हमारे बच्चों के पास एक उपाधि हो, एक सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो भी उन्होंने पाया है, लेकिन एक क्वालिटी कंट्रोल होता है। किसी भी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट बाजार में जाता है, उसके पहले क्वालिटी कंट्रोलर के हाथ से उसको पास होना पड़ता है कि अब ये बाजार में रखने योग्य है। उसी तरह समाज में रखने योग्य ये है, तो एक मानक वहां पर सेट कर देना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा है, विद्या विनय निपुण गुणशीला। इतनी बातें आनी चाहिए उसमें। एक तो विद्या, उपनिषदों ने कहा है द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्या को जानना चाहिए, परा अपराच। परा विद्या और अपरा विद्या, यानी जीविका की विद्या तो उसको सिखाया जाए, लेकिन जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। इसलिए जीवन क्यों है, जीवन क्या है और किस तरह से जीना चाहिए, ये वाली विद्या भी बच्चों को प्राप्त होनी चाहिए। तो विद्या, दूसरी बात विनय। क्या वो विद्यावान है? हनुमान चालीसा में विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, फिर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। इसलिए राम लखन सीता मन बसिया। हमारे हृदय में तो राम बसे, लेकिन राम के हृदय में हम बसें, राम को हम प्रिय लगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? हनुमान जी का चरित्र ये हमको समझाता है। इसलिए मेरे युवा सभी हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा की एक एक जो चौपाई है उसके संदेश को समझें और उसको हृदयस्थ करें। विद्या विनय, विद्या विनये न शोभते। क्या विद्या आई? अल्पकाल विद्या सब पाई, राम जी को। और फिर विद्या, फिर विनय। वो विनय है, हमारे शिक्षकों के प्रति वो आदर है, हमारे गुरुजनों के प्रति वो आदर है। घर में जो हमारे गुरुजन है, बड़े माता पिता, उनके प्रति वो आदर है। वो विनय, वो आदर, ये भी मूल्यनिष्ठ समाज में जरूरी है। युवा जब आपस में बात करे, अरे मेरा बाप यार कुछ समझता नहीं है, इन शब्दों में जब चर्चा करते हैं आपस में, आदर का कहीं अभाव। और तुम्हारे आदर के और श्रद्धा के स्थान जितने कम होते चले जाएंगे, बिखरते चले जाओगे, याद रखना, बिखरते चले जाओगे। श्रद्धा स्थान तुम्हारे पास होना चाहिए जो तुम्हें टूटने से बचाए। उन जो आदरणीय हैं, बड़े हैं, उनके प्रति आदर का भाव, उनके प्रति एक अनुराग, प्रेम पूर्ण आदर, भक्तिपूर्ण आदर। विद्या विनय निपुण गुण। केवल किताबी ज्ञान ही न हो, अनुभव। आदरणीय
राज्यपाल श्री ने बताया कि उन बच्चों को खेतों में भी ले जाओ। और सच मानिए, केवल 4 दीवारी में पढ़ना जितना वो पसंद नहीं करेंगे, और हमारे आंगनवाड़ी वाले बच्चे तो पढ़ने थोड़ी जाते हैं, खेलने जाते हैं, और उनको खेलने ही दिया जाए। ये सारे जो यहाँ पर उपकरण दिए, वो उनको अच्छा भोजन मिले, नाश्ता करे अच्छे से, पौष्टिक आहार मिले, उनको खेलने को मिले और खेलते खेलते सीखे। इसलिए 4 दीवारी से बाहर निकाल करके कभी नदी के तट पर ले गए, कभी खेतों में ले गए, कभी बाजार में ले गए। नहीं तो बच्चों को पता नहीं है, खा तो लेते हैं लेकिन ये काहे की सब्जी है वो पता नहीं है। तो इस तरह से खेलते 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 उनको सिखाया जाए। वो निपुण गुण, होशियार भी होना चाहिए। और चौथी बात महत्वपूर्ण, शील, कैरेक्टर बिल्डिंग। निर्भया वाला केस अभी भी दिमाग से हटता नहीं है, और इसलिए नहीं हटता है कि रिपीटेशन हो रहा है। एक निर्भया नहीं, समय समय पर निर्भया भोग बनती रहती है। जिस भारत में जटायु जैसे गीत हुए, जो किसी और की पत्नी की इज्जत को बचाने के लिए बलि चढ़ गए, अपने प्राणों को निछावर कर दिया। इसलिए विनोबा जी ने कहा कि देश का युवान जटायु की तरह होना चाहिए। एक ऐसा चरित्र निर्माण हो। हम एजुकेट तो करते, एजुकेट भी नहीं करते हैं भी, हम उनको लिटरेट करते हैं। और हमारे संस्कृत जगत में कहते हैं साक्षरा विपरीता राक्षसा भवंती। साक्षरा लिटरेट पीपल, साक्षराः, संस्कृत में उसको उल्टा पढ़ो राक्षसाः। यदि चरित्र निर्माण नहीं किया, हमने पढ़ाया, हमें चाहिए अच्छे इंजीनियर्स, हमें चाहिए अच्छे लॉयर्स, हमें चाहिए भिन्न भिन्न क्षेत्र के तज्ञ, परंतु कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग बिना कैरेक्टर बिल्डिंग के हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं हम, तो कैरेक्टर बिल्डिंग। इसलिए मुझे भगवान ने जिस काम में लगाया है, मैं कथाकार हूं, भागवत कथा करता हूं, राम कथा करता हूं, गीता पर प्रवचन करता हूं। I wanted to become a doctor. I graduated from Mumbai University. I couldn't join science stream. I had to join commerce stream, and then graduated from Commerce College from Mumbai University. हो गए बीकॉम, करने लगे कथा, होना चाहते थे डॉक्टर। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि विज्ञान मेरा पसंदीदा विषय होने के चलते, with distinction marks in physics and chemistry, in general science, in mathematics, I passed my SSC at that time. 11th was, वो SSC चलती थी तब, तो किसी भी, उसको मैट्रिक कहते, तो किसी भी साइंस कॉलेज में मेरा दाखला इजीली हो जाता। लेकिन संजोग ऐसे बने कि मैं उसमें नहीं जा पाया और मुझे कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन करना पड़ा, विच वॉज टोटली ड्राई सब्जेक्ट फॉर मी। और यही कारण था फिर इस क्षेत्र में, और मैं बचपन में ये सब पढ़ा भी था, संस्कृत पाठशाला में भी जा कर के वहाँ मैंने कायदे से संस्कृत की, वेदों से की, गुरुजनों के पास बैठ कर के शिक्षा लिया था। तो भगवान ने शायद मेरे लिए सोचा था कि बेटा आप ये काम करो, डॉक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन आप धर्म की बातों को विज्ञान की दृष्टि से देखते हुए, और धर्म की वैज्ञानिकता क्या है ये आने वाली पीढ़ी को समझाओ, तो उनको धर्म के प्रति एक लगाव बढ़ेगा। एंड देयर इज साइंस बिहाइंड एवरी रिचुअल, बिलीव मी। व्हाई गणपति इज एलिफेंट हेडेड गॉड, हनुमान जी का ये स्वरूप क्यों है, उसका एक विज्ञान है सर, ऐसे ही नहीं बता दिया गया है ऋषियों ने। 3 बार आचमन लिवाते हैं हमारे पंडित जी, केशवाय नमस्वा, माधवाय नमस्वा, नारायणाय नमस्वा, तो 3 बार क्यों? और आज का युवक ये पूछना चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ वो जब पूजा में बैठे तो पंडित जी से प्रश्न करे, व्हाई 3 times, व्हाई नॉट 4 times, व्हाई नॉट ओनली 2 times? उसके पीछे क्या विज्ञान है? और विज्ञान है सर, एक एक बातों का विज्ञान है। तो क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा, इसलिए धर्म की बातों को मुझे विज्ञान के चश्मे से देखने की आदत हो गई।
और उसका फायदा ये मिला कि धर्म की बातों की जो वैज्ञानिकता है वो समझ में आई, तो धर्म की बातों पर मेरी आस्था और ज्यादा दृढ़ हुई, मेरा विश्वास और मजबूत हुआ। और इस तरह से यात्रा करोगे तो आपकी आस्था मजबूत बनेगी, आपकी श्रद्धा मजबूत बनेगी, और आप अंधश्रद्धा के कभी भी शिकार नहीं बनोगे। नहीं तो धर्म में आस्था तो है, लेकिन वो वैज्ञानिक, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है अपना, तो हम अंधश्रद्धा का भी शिकार बन सकते। और ये होता है धर्म क्षेत्र में, ये हो भी रहा है, ये नहीं हो। इसलिए तो कथा के द्वारा भी मैं तो समझता हूं कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। ये भी मास एजुकेशन का एक मीडिया है कथा। हमारी जो क्लास होती है, आपके 35 मिनट 40 मिनट का पीरियड ताश हो सकता है, हमारे 3 घंटे का होता है, 4 घंटे का होता है, लगातार बोलना होता है। और हमारे क्लास में 5000 लोग बैठे होते हैं, 50,000 भी बैठे होते हैं, और 500 भी बैठे होते हैं। तो हमारी क्लास ऐसे लगती है। आप पौष्टिक आहार देते हो तो हमारे भी कथाओं में प्राय भंडारा चलता रहता है महाराज, है ना। तो सब प्रसाद पाते हैं, पौष्टिक आहार भी मिलता है, प्रसाद पाते हैं, सब प्रेम भी पाते हैं, और कुछ प्रज्ञा बुद्धि का दिया कुछ प्रदीप्त हो जाए, दिया जल जाए, उस हिसाब से वहाँ से कुछ लेकर जाते हैं। तो मैं भी आप लोगों के क्षेत्र का आदमी हूँ, एजुकेशन के फील्ड का आदमी हूँ, और इसलिए भागवत के द्वारा, राम कथा के द्वारा जो जो आता है वो एक एक पैसा फिर एजुकेशन में लगाता हूँ, समाज के उत्कर्ष में लगाता हूँ। इसलिए माननीय राज्यपाल महोदया ने जिस तरह से कहा, बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं प्रभु कृपा से, अच्छे चल रहे हैं, आदिवासियों के लिए चल रहे हैं, बच्चियों के लिए चल रहे हैं, और आने वाले 3 साल के बाद हम 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, 10,000। और 10,000 में से 7,500 निवासी छात्र होंगे, और वो 7,500 जो निवासी छात्र होंगे उनमें से अधिकांश बिना एक पैसा लिए, क्योंकि विद्या वितरण होता है, विद्या का विक्रय नहीं। हमारे लिए एक मिशन है, हमारे लिए एक ये सेवा है, तो एकदम फ्री एजुकेशन। और मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ बहन, तब मैं कहता भी हूँ कि मुफ्त में नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग इन यू। गवर्नमेंट के रूप में, संस्था के रूप में, जो समाज हमको दान दे रहा है, ये सब मिल करके बेटे आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का बेस्ट रिटर्न मिले समाज को और राष्ट्र को। एक अच्छे नागरिक बन करके दिखाओ, एक अच्छे इंसान बन करके दिखाओ, और अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ तज्ञ बन करके फिर एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक लॉयर के रूप में, या तो एक सरकारी अधिकारी के रूप में, IPS ऑफिसर के रूप में, IAS ऑफिसर के रूप में, या फॉरेन सर्विस में जाओ तो उस रूप में। अरे आप जहाँ जिस क्षेत्र में जाओ, मैं मेरे देश का निर्माण कर रहा हूँ। एक राजा मंदिर बना रहा था हमारे अयोध्या में, रामलला का इतना भव्य मंदिर, रामलला प्रतिष्ठित हो गए, और जिस तरह से कल भी मैं दर्शन के लिए गया और फिर मुझे मंदिर का जो काम था वो बताया गया, जिस भव्यता के साथ ये रामालय उभर रहा है, सामने आ रहा है। एक राजा मंदिर बना रहा है, समय समय पर राजा वो मंदिर के काम को देखने के लिए चले जाते। एक बार राजा आए, अलग अलग विभाग की मुलाकात करी, काम करने वाले लोगों के साथ उनका वार्तालाप हुआ। पूछा कि भैया तू क्या काम कर रहा है? बोले महाराज मैं शिल्पी हूँ। क्या काम करता है? बोले मैं गर्भगृह का निर्माण कर रहा हूँ। दूसरे से मिले, तुम्हारा क्या काम है? बोले मैं सभा मंडप बना रहा हूँ। किसी तीसरे से पूछा तू क्या कर रहा है? बोले सीढ़ियां बनाने का काम मेरे जिम्मे है। एक सीधा साधा श्रमिक मजदूर, उसका काम था गड़े हुए पत्थर को यहां से उठाकर जहां मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां तक पहुंचाना, पसीना बहाने का काम कर रहा था। कोई तजज्ञ आदमी नहीं था,
कोई शिल्पी नहीं था, कोई ऊंचे दर्जे का कारीगर नहीं था, वो श्रमिक था, मजदूर था, पसीना बहाने वाला आदमी था। सिर पर यूं पगड़ी बांधी थी और पत्थर को उठा उठाकर ढो करके वो पहुंचाता था वहां जहां उस पत्थर को चुनने का काम हो रहा था। तो सिर पर पत्थर था, पसीना बह रहा था। राजा ने उसको रोका, भैया तेरा नाम क्या है? तो उसने यूं ही आंखों से राजा को सलाम करी। आदर तो करना चाहिए बड़ों का, वो आदर है, लेकिन सिर पर बोझा था। आंखों से उसने अभिवादन किया राजा का और कहा कि महाराज मैं यहां काम करता हूं। बोले वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन तू क्या कर रहा है, तू क्या बना रहा है? कोई गर्भगृह बना रहा है, कोई नृत्य मंडप बना रहा है, कोई परकोटा तैयार कर, तू क्या कर रहा है? और उस श्रमिक ने कहा अपना पसीना पोंछते हुए, महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं। श्रमिक तुम्हारा काम चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, लेकिन जब पूछा जाए कि तू कर क्या रहा है, चाहे हमारे अयोध्या के नगर के शहर की सफाई करने वाला हमारा वो कर्मी क्यों न हो, लेकिन जब उसको पूछा जाए कि तू क्या कर रहा है, तो उसका जवाब यह निकलना चाहिए कि मैं भारत को बना रहा हूं, मैं अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूं। राष्ट्र निर्माण की जो बात है, भारत के विकास की जो बात है, जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है, वहां तक पहुंचने की बात है, जो हमारे युवा सब विद्यार्थियों ने यहां मंच से बात कही, वो निर्माण करना है। तो मैं राष्ट्र निर्माण कर रहा हूं ये वाले टेम्परामेंट के साथ, चाहे मैं एक व्यापारी हूं, चाहे मैं एक शिक्षक हूं, चाहे मैं आंगनवाड़ी की दीदी हूं, चाहे मैं एक कथाकार हूं, चाहे मैं एक श्रमिक हूं, चाहे मैं एक अफसर हूं, मैं जहां जिस क्षेत्र में मुझे जो भी भूमिका मिली है उसका निर्वहन करते हुए इस भाव से चलूं कि मैं मेरे राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूं, मैं भारत का निर्माण कर रहा हूं, मैं भारत मां की संतान हूं, इस रूप में अपना कार्य कर रहा हूं। गत चैत्र नवरात्रि में यहां अयोध्या में कथा की सेवा के लिए आया था। यूपी में जहां कहीं भी होता हूं, आदरणीय बहन से बात तो होती है, पर तब उनके मन में ये भावना भी रहती है कि मैं आऊं, पहुंचूं, थोड़ी देर कथा श्रवण भी आप करती हैं। तो अयोध्या की कथा थी, तो हमने आपको निमंत्रित किया, आप पधारी, आपने संबोधन भी किया और उसी संबोधन में आपने ये आंगनवाड़ी वाली बात जनता के सामने, हमारे श्रोताओं के सामने रखी। तो हमारे मन में भी फिर ये भाव आया और मैंने व्यासपीठ से सबको बताया कि प्रथम पाटोत्सव, प्रथम रामनवमी है, रामलला विराजे, एक तो गई मेरे ख्याल से, फिर उस वाली जो रामनवमी थी अब दूसरी आ रही है ना। तो मैंने कहा रामलला का जब बच्चों की भाषा में हैप्पी बर्थडे है तो कुछ भेंट करना चाहिए, तो हम रामलला को क्या दे सकते हैं। तो रामलला का जो स्वरूप हमारे मंदिर में विराजमान है वो किशोर वाला ही स्वरूप है, स्कूल जाने वाले बच्चे वाला स्वरूप है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, वो वाला स्वरूप। तो रामलला को पूछा गया कि आप भेंट के रूप में क्या चाहते हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। ठाकुर जी के पास तो सब कुछ है, लेकिन भावात्मक दृष्टि से रामलला ने ऐसी कुछ प्रेरणा की कि कुछ करना ही है, भेंट करना है, तो मेरे मित्रों, मेरे सभी बच्चों अयोध्या के, उनके लिए कुछ करो। उसी वक्त मैंने एक दो आंगनवाड़ी की मुलाकात भी करी थी, अयोध्या में गया था एक दो जगह में, और देखा माननीय बहन ने सब व्यवस्था करवाई। और फिर हमने संकल्प किया कि हम रामलला को, पहली रामनवमी है तो ये भेंट करेंगे।
इसलिए आपने जो कहा तो सब लोग देश और विदेश के, क्योंकि कथा लाइव देखते हैं लोग तो लाखों लोगों तक बात पहुंचती है, तो अनेकों लोगों ने इस यज्ञ में आहुति दी। मुझे इस बात का संतोष भी है, आनंद भी है कि आने वाली रामनवमी आने से पूर्व वो संकल्प पूरा हुआ हमारी आदरणीय महामहिम के सहयोग और प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से। और आज इतनी आंगनवाड़ियों में, सैकड़ों आंगनवाड़ियाँ हैं, उसमें हमारी भी छोटी सी आहुति आपने स्वीकार करी। और इन बच्चों के मुख पर जो हास्य, जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है, उससे मन में एक संतोष हो रहा है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया का आभारी हूँ कि ये अवसर आपने हमें प्रदान किया सभी भक्तों को। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा चल रही है, उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। विशेष कर सके आप, मैं सभी दीदियों को प्रणाम करता हूँ। बच्चे जितने छोटे, काम उतना ही कठिन। ये सरल काम नहीं। कभी कभी तो उनकी मम्मियाँ नहीं संभाल पाती, इसलिए दीदियों को पहुंचा देती है कि आप इसका ध्यान रखिए, इसको संभालिए। और बड़े बड़े शहरों में हाई स्कूल की फीस कम होती है, लेकिन ये वाली फीस ज़्यादा होती है। ऐसा होता है ना? हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं। अरे हमारे अहमदाबाद में कुछ स्कूल्स ऐसे मैंने सुना है 1.5 लाख 2 लाख फी लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते हैं छोटे बच्चों की। और तब सरकार जो काम करती है उसमें आप आंगनवाड़ी वाली दीदियाँ, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि वो छोटे छोटे पौधे हैं जिनको आपने सींचना है। न केवल पौष्टिक आहार से उनको अच्छा पोषण मिले ये सुनिश्चित करना है, लेकिन आपने अपने प्यार से सींचना है। कभी कभी तो वो बच्चा अपनी माँ के साथ जितना नहीं रहता, घर पे ज़्यादा रहता है लेकिन सोया रहता है या खेलता रहता है, लेकिन माँ के पास जितना नहीं रहता उतना दीदियों के पास रहता है। इसलिए आप जिस तरह से उन्हें संभाल रही है, उन बच्चों का संस्कार और शिक्षा सुनिश्चित कर रही है, आपकी विशेष जिम्मेदारी है। यहाँ से कुछ दीदियों को यहाँ से प्रमाण पत्र भी दिया गया एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि यह महत्वपूर्ण कार्य है, उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ शासन, प्रशासन और आप सभी समाज के भी सहयोग से अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जाए। गुजरात के बड़ौदा में भी हमने कुछ आंगनवाड़ियाँ पूरी की पूरी एडॉप्ट कर ली, और 4 दीवाली और जो स्ट्रक्चर था उसको लेकर के फिर उसको नए बाघे वाघे पहना करके पूरा रीप्लास्टरिंग करके, कलर करके, और उसमें सब पेंटिंग वेंटिंग करके, नीचे कारपेट बिछा करके, और सारी की सारी आंगनवाड़ी में जो व्यवस्था चाहिए वो सारे संसाधन उपलब्ध ऐसा कराया कि बच्चे जो पहले आंगनवाड़ी में नहीं आने के लिए रोते थे, अब वो बच्चे आंगनवाड़ी में इतना कि उनको जाना नहीं होता। जब आंगनवाड़ी का समय पूरा हो जाए तब हम अपने बच्चों पर ध्यान रखें, पूरा ध्यान दें। किसी चिंतक से किसी ने पूछा, उसका ये निवेदन है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि इस राष्ट्र का भविष्य क्या है, तो मैं कहूँगा कि उस राष्ट्र के बच्चों की परवरिश किस तरह से हो रही है, उन बच्चों को क्या शिक्षा दिया जा रहा है, वो मैं देख लूँ और तुरंत बता दूंगा कि इस राष्ट्र का भविष्य क्या है। हम आंगनवाड़ी नहीं चला रहे हैं, हम भारत का भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं, और ख़ास करके ये मातृशक्ति के हाथ में ये जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे विशेष भरोसा है, मेरा विश्वास दृढ़ हो रहा है कि हम सब मिल करके उस बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली कार्य को अच्छी तरह से अंजाम देंगे और भारत का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेंगे। भारत के विकास की यात्रा में आगे चल के ये बच्चे बहुत बड़ा फोर्स बने, बहुत बड़ी शक्ति बने, बहुत बड़ी ताकत बने, और भारत विश्व में सबसे ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आएं और हम सभी को अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रदान करें। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। आज के इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत माननीय राज्यपाल महोदय महामहिम, आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि जनपद आगमन आपका हुआ और आपने हमारी सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उद्बोधन के माध्यम से जो ऊर्जा दी है, हम सभी अधिकारियों को, पूरे जनपद को आपके आने से जो ऊर्जा मिलती है, निश्चित रूप से हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी है वो सशक्त होंगी और उनके जो उनकी कार्यशैली है, उनको जो इतनी इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई है वो उसको और अच्छे से निर्वहन कर पाएंगी। हमारी आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उसको सशक्त करने के लिए आपकी जो प्रेरणा हम लोगों को मिली है उसको पूरा करने में विभिन्न सामाजिक संगठनों का, विभिन्न समाज सेवियों का जो सहयोग मिल रहा है वो आपकी प्रेरणा से ही संभव हुआ है। इस अवसर पर मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपकी प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहे, आपका समय हमें मिलता रहे तो निश्चित रूप से हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, हमारी जो पूरी ICDS की टीम है वो और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेगी महामहिम। आज इस शुभ पर हमें पूज्य संत माननीय रमेश ओझा जी का भी उद्बोधन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस राष्ट्र को ऊपर उठाने में और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने के लिए आपका जो सहयोग हम लोगों को मिला है और पूरे समाज को मिल रहा है, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं इस अवसर पर। आज माननीय मंत्री जी महिला कल्याण विभाग का भी आगमन हुआ है जनपद में, आपका भी मार्गनिर्देशन हमें मिला। आपने हम लोगों को और पूरी ICDS की टीम को जो निर्देश दिए हैं, हम उन सभी को और अच्छे से पूरा करते हुए अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर हमारे अन्य जनपद के मान्यगण उपस्थित हैं, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं। आपका भी उपस्थिति इस मंच पर रही, आपका उपस्थिति से निश्चित रूप से सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यक्रम का उपस्थित सभी को एक ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी का और निश्चित रूप से महामहिम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस जनपद में आए और हर बार की तरह आपने इस विभाग को और हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जो निर्देश दिए, अपने उद्बोधन के माध्यम से जो संदेश दिया, मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं पूरी टीम की तरफ से और जनपद की तरफ से। महामहिम, आपका मार्गनिर्देशन हमें मिलता रहे, आपका स्नेह हमें मिलता रहे, ये हमारी कामना है। आपका मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।